Hi students, how are you? As you know, 2 days before हमारा जो ए लेवल का रिज़ल्ट है वो आया है। उसके साथ हमने पेपर को सॉल्व करना है। 2025 मई जून का पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, पेपर 1 वेरिएंट 2। एंड हम सबसे पहले कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जिनमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ आ जाती है टाइम कैलकुलेशन। हम देखते हैं तो हमारे पास 1 आवर एंड 15 मिनट है, एंड 1 आवर 15 मिनट्स मीन्स 75 मिनट्स टोटल हमारे पास गिवन होंगे। और हमने इसमें 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो हम 40 से डिवाइड कर देते हैं, तो जो टोटल हमारे पास टाइम आता है वो टाइम हमारे पास 1.875 अप्रॉक्सीमेटली इतना टाइम बनेगा। हम करते क्या हैं कि हम 1.5 मिनट्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि हर एक क्वेश्चन को 1.5 मिनट्स दें, ताकि बाद में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो ज़्यादा टाइम अगर लेते हैं तो वो कंपनसेट हो जाए। तो टाइम की जो हमारे पास टाइम को एडजस्ट करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पेपर को सॉल्व करने का। चलते हैं हम अपने पेपर की तरफ। तो पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है व्हाट मस्ट ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैव। तो हम जब फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पहले तो हम डिफ़ाइन करते हैं होती क्या है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ आपको पता है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हम कहते हैं ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़। ओके, ठीक है। मेजरेबल क्वांटिटीज़ तो स्केलर भी होती हैं, वेक्टर भी होती हैं। तो जब हम स्केलर की बात करते हैं और वेक्टर की बात करते हैं, स्केलर भी है एंड वेक्टर भी है, तो स्केलर के लिए क्या डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है? नो। और वेक्टर के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। बेसिकली हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। अगर इन दोनों की बात की जाए, स्केलर और वेक्टर की बात की जाए, तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड क्या चाहिए होता है हमें? यूनिट चाहिए होता है। तो अब देखें, अगर हम कहते हैं ए ऑप्शन की तरफ जाते हैं, वो कहते हैं डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। हमें स्केलर के लिए तो डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। डायरेक्शन एंड यूनिट, अगेन डायरेक्शन है तो अगेन हमें ज़रूरत नहीं होगी, रिक्वायर्ड नहीं होगी, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। सी जो है वो मैग्नीट्यूड एंड प्रीफिक्सेस। मैग्नीट्यूड तो है ठीक है, बट प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस हमारे पास जो हमने किलोग्राम है, किलो है, मेगा है, गीगा है, नैनो है, ये सारे के सारे क्या है? प्रीफिक्सेस हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ अब हम कहते हैं व्हाट मस्ट ऑल फिजिकल क्वांटिटीज है, तो ऑप्शन डी हमारे पास ट्रू होगा, ये मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट। क्लियर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, तो वो कहता है कि व्हाट इज़ 0.25 किलो न्यूटन मिलीमीटर इनवर्स स्क्वायर आप कह सकते हैं, या इसको -2 कह सकते हैं। ठीक है जी। अब इसको अगर यूँ लिखें, उसको क्या एक्सप्रेस्ड करें किसके अंदर? न्यूटन मीटर स्क्वायर के, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसको कह सकते हैं, यानी कि आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि 0.25 किलो न्यूटन मिलीमीटर। अब देखें, पहले है किलो, किलो एंड मिली, इन दोनों को कन्वर्ट करना है हमने, किलो एंड मिली। किलो की जगह पर मैं स्टूडेंट्स को सिंपली ये कहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ डिवाइड करना है, कहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो मेरा सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स को ये आंसर होता है कि आप क्या करें कि अब देखें 0.25 है, आगे किलो है, आप प्रीफिक्स थोड़े से याद रख लें। प्रीफिक्स में किलो किसकी इक्वल होता है? तो 10⁻³ न्यूटन की इक्वल होता है, मतलब न्यूटन तो एज इट इज़ आ जाएगा ना, सॉरी, और किलो जो है वो 10⁻³ की इक्वल आ जाएगा। अब आगे क्या है? मिलीमीटर। अब मिली किसकी इक्वल है? मल्टीप्लाई, मिली इक्वल होता है 10⁻³ के, तो मीटर, और ये क्या बन जाएगा? -2 एज इट इज़ ऊपर आ जाएगा ना, ये मिलीमीटर था, तो मिली को हमने 10⁻³ और मीटर एज इट इज़ लिख दिया, और उसके ऊपर पावर क्या आ गया? -2। अब जस्ट आप इसको जब सॉल्व करते हैं, तो जब सॉल्व करेंगे आप कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व कर सकते हैं सिंपली, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.5 10⁻8 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास कौन सा बनता है जी? ये बनता है हमारे पास 2.5 10⁻8 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर आप देखें ना, डेसिमल नहीं है तो कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, तो इसको मूव करवाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसका मतलब है डी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, इसके लिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा हम डिटेल से सॉल्व करेंगे। आपने ये नहीं कहना कि लेंथी हो गया, बट ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को इश्यूज अनसर्टेनिटी के क्वेश्चंस में होते हैं। अनसर्टेनिटी में यहाँ पर अगर क्वेश्चन को रीड करते हैं, तो स्टूडेंट कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्टील क्यूब इन एन एक्सपेरिमेंट, द मेजर्ड मास इज़ 975 ग्राम ± 10 ग्राम। अब जो मास गिवन है वो हमारे पास है, कितना गिवन है जी? हम कह सकते हैं 975 ग्राम गिवन है। ठीक है, प्लस माइनस हमारे पास 10 ग्राम आ गया।
एंड द मेजर्ड लेंथ, अब मेजर्ड लेंथ की जब बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाता है, हम अगर डाटा को नोट करते हैं तो m जो है वो इज़ इक्वल टू आ जाएगा 975 प्लस माइनस 10 ग्राम आ जाएगा। और अगर हम साइड लेंथ की बात करते हैं तो साइड लेंथ हमारे पास l जो है वो किसकी इक्वल है, वो इज़ इक्वल टू है 50 प्लस माइनस 1 मिलीमीटर के इक्वल है। अब देखें, अब उसने कहा क्या है कि व्हाट इज़ द डेंसिटी। आपको पता ही है फार्मूला डेंसिटी का क्या होता है। डेंसिटी का फार्मूला सिंपल ये होता है, आपने कहा मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यही होता है ना। डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अब मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम तो नहीं है, मैस तो गिवन है। तो लेंथ से पहला काम हम क्या करेंगे कि हम उससे वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो लेंथ से वॉल्यूम फाइंड करने के लिए v इज इक्वल टू क्या होता है, एल क्यूब होता है। अच्छा, जो बच्चे अब इसको इन क्वेश्चंस को याद रखिएगा, मतलब समझना तब ही आपके लिए अच्छी चीज़ है जब आप उसको साथ साथ नोट भी कर रहे हैं, आप अपने नोट्स बना रहे हैं चीज़ों के, तब आपके लिए वो हेल्पफुल होंगे। वरना वो आप थोड़ी देर बाद गुम हो जाएंगे और आप चाहेंगे कि बस इस लेक्चर को क्विट कर दिया जाए और आगे चला जाए। इसलिए साथ साथ चीज़ों को नोट कर लें, या फिर आप क्या करें, जब इसको वीडियोज़ को सुनने के बाद जब ये समझ लें, अगेन इसको दोबारा रिपीट पे लगा के नेक्स्ट देन इसको नोट कर लें, ये स्क्रीनशॉट ले लें कम से कम, उसको फिर अपने नोटबुक के ऊपर नोट कर लें। अब क्वेश्चन ये है कि वॉल्यूम जो है वो इज इक्वल टू है लेंथ क्यूब है। अब हमने क्या करना है अगर हम चाहते हैं बेस्ट आंसर हम चाहते हैं तो वैसे थोड़ी सी हमें हेल्प यहाँ से भी मिल रही है कि ये देखें ना, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से भी अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर को देखें तो हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी कि हमने अपने क्वेश्चन के आंसर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये तो ग्राम में है, एज इट इज़ रहेगा, मैथ्स को तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो लेंथ है इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हम बेस्ट आंसर के लिए कन्वर्ट द लेंथ टू सेंटीमीटर। ओके, सो हमारे जो डेंसिटी है कम्स आउट इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो L इज इक्वल टू 50, L इज इक्वल टू लेंथ में अगर बात करता हूँ सिंपल से, अभी फ़िलहाल मैं अनसर्टेनिटी को छोड़ के सिर्फ लेंथ की बात कर रहा हूँ, तो लेंथ इज इक्वल टू है 50 मिलीमीटर। तो 50 मिलीमीटर मतलब क्या है, कितने सेंटीमीटर है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मिली की जगह पर हम लिख देते हैं यहाँ इसमें वैल्यू, तो इसको सेंटीमीटर में और मिली का क्या रिलेशन है, तो आप इसमें देखिएगा। तो हम इसको डिवाइडेड बाय क्या करते हैं जनाब, जो है वो 10 करते हैं, तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा एंड 5 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर डेल्टा एल इज़ इक्वल टू, हमारे पास जो सिचुएशन बनी है, सिचुएशन डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल है अनसर्टेनिटी। डेल्टा एल क्या है, अनसर्टेनिटी, ये वाली चीज़, इसको हम लिख लेते हैं 1 मिलीमीटर। अब इसको भी कन्वर्ट करते हैं, तो इसको क्या किया हमने, 10 पे डिवाइड किया तो 0.10 सेंटीमीटर। यानी कि सिर्फ लेंथ को नहीं कन्वर्ट करना बल्कि उसकी आपने अनसर्टेनिटी को भी मिलीमीटर से सेंटीमीटर में लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अब आप ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास जो वॉल्यूम है v इज इक्वल टू एल क्यूब है, तो एल की वैल्यू कितनी है, एल हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का क्यूब कितना आएगा, अब सेंटीमीटर भी साथ लिखते हैं यूनिट, तो ये बन जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया। अब अगर बेस्ट एस्टिमेट देखें, दो चीज़ें हैं, एक तो है अनसर्टेनिटी, दूसरी है इसमें, और यहाँ पर अनसर्टेनिटी भी कौन सी है, परसेंटेज या रिलेटिव अनसर्टेनिटी इसको कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं कि पहले तो बेस्ट एस्टिमेट का आंसर कर लेते हैं। ठीक है जी, तो बेस्ट एस्टिमेट के लिए जब हम बात करते हैं तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करते हैं। बेस्ट एस्टिमेट के लिए फार्मूला लगाएंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, वरना जब आपको ये आता होगा क्वेश्चन तो तब इतना टाइम नहीं लगेगा। 975 ग्राम ओवर 125 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 7.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया बेस्ट एस्टिमेट। अब क्वेश्चन है इसके, अब डिस्कशन क्या है, अब डिस्कशन करनी है किसकी, इसकी अनसर्टेनिटी की। तो अब जब हमें इसकी अनसर्टेनिटी की डिस्कशन करनी है तो हमें पता है कि आपके पास जो रूल्स हमने पढ़े हुए हैं अनसर्टेनिटी से रिलेटेड, वो रूल्स कौन कौन से हैं, उन रूल्स को याद रखिएगा। अगर याद नहीं होंगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखें, पहला रूल क्या है, पहला रूल हमारे पास ये है कि अगर दो चीज़ें प्रोडक्ट हैं, किसी भी मतलब किसी भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट ले लेते हैं या किसी भी दो चीज़ों की डिवाइड कर रहे हैं, तो अब उनकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ हैं वो ऐड हो जाती हैं।
जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। नंबर 1 ये पहला रूल इसमें यूज़ होगा, क्योंकि अगर देखें डेंसिटी के फार्मूले के अंदर तो मैस और वॉल्यूम ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये वाला रूल यूज़ होगा। तो अब क्वेश्चन क्या ये है कि क्या आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ गिवन है क्वेश्चन में, आप ज़रा चेक करें तो क्या ये परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ है। नो, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ नहीं है। तो फिर कैसे फाइंड करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़। मैं ज़रा नोट्स ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर जस्ट अ मिनट प्लीज़। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा आपको साफ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अब क्या चीज़ मैं लास्ट क्या जिक्र कर रहा था, मैं जिक्र कर रहा था कि अगर हम बात करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी की, मैं एम की वैल्यू लिखता हूँ। एम की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एम इज़ इक्वल टू हमारे पास था 975 प्लस माइनस 10 ग्राम, ऐसे ही था मैथ्स। अब यहाँ पर देखें परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, ये आपके पास है अनसर्टेनिटी आता होगा डेल्टा एम डिवाइडेड बाय एम मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है जी, ऐसे ही फाइंड करते हैं ना मैथ्स की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। आप मैथ्स के साथ यूँ लिखते हैं परसेंटेज का सिंबल, तो ये मैथ्स की अनसर्टेनिटी है। आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाना चाहिए। होप सो ये बात समझ आ गई होगी। अनसर्टेनिटी ऑफ मैथ्स इज इक्वल टू डेल्टा एम ओवर एम, मतलब 10 ग्राम। डेल्टा एम क्या है यहाँ पर, जो अनसर्टेनिटी गिवन है ये वाली चीज़, उसको ऊपर लिखेंगे, और 10 ग्राम डिवाइडेड बाय एम क्या है, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू 975 नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। जब मल्टीप्लाई 100% से करेंगे तो इज़ इक्वल टू जो आंसर आएगा ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.0%। अब मैथ्स की बारी ख़त्म हो गई। अब किसकी बारी है, लेंथ की बारी है। लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड करना है। तो लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा एल ओवर एल मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है जी, लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करें। आप लिख लें परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ तक। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कैसे फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे क्या है जी वैल्यू, लेंथ की पहले तो वैल्यू लिखे ना ताकि आपको समझ आ सके। लेंथ की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, लेंथ की वैल्यू एल इज़ इक्वल टू गिवन था 50 प्लस माइनस। अब देखें हमने यूनिट्स को कन्वर्ट किया था ना सेंटीमीटर में, तो 50 किस में चला गया था, 5.0 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.10 सेंटीमीटर, ऐसे ही था जी। ठीक है, तो अब हमने इसको यूज़ करना है इस फार्मूले के अंदर। तो कैसे यूज़ करेंगे, अब इसको यूज़ करने के लिए ये फार्मूला देखें। मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि ये जो चीज़ है ये ऊपर आएगी 0.10 डिवाइडेड बाय एल क्या है 5.0, मल्टीप्लाई क्या आएगा 100%। ठीक है जी, अब यहाँ पर से आंसर जो आएगा ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आंसर आएगा 2.0%। अब ये पहला रूल यूज़ कर लिया। दूसरा रूल क्या है कि अगर पावर हो, फॉर अ पावर एल, लेट्स सपोज एल पावर एन, एल पावर क्यूब है ना यहाँ पर, क्योंकि हमने वॉल्यूम के फार्मूले में यूज़ किया एल क्यूब, तो मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल बाय एन। अब हमें पता होना चाहिए कि हम मल्टीप्लाई करेंगे द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल बाय एन। तो अब जो हमने एल की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली है, एल की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली है, वो क्या निकली है। अब देखें वॉल्यूम के केस में, जब हमने वॉल्यूम का केस लिया तो वॉल्यूम के केस में हमारे पास एल क्यूब में, थोड़ी जल्दी करने के चक्कर में कटिंग भी हो रही है ताकि आपका टाइम थोड़ा कम से कम वेस्ट हो, तो वॉल्यूम ए इज इक्वल टू एल क्यूब था। तो देखें हमने जब इसके लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात की, डेल्टा वी ओवर वी अप्रॉक्सीमेटली, अब ये किसकी इक्वल आएगा जी 3 क्योंकि एल क्यूब है 3 मल्टीप्लाई बाय, तो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आई थी 2% आई थी लेंथ के लिए, तो 6.0% हो जाएगी। अब हमें ये भी पता है कि जब हम टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी की डेंसिटी के केस में, जो हमने डेंसिटी के फार्मूले के केस में लिखा, डेंसिटी इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इस केस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी टोटल कितनी होगी, डेल्टा रो ओवर रो,
टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो डेल्टा रो ओवर रो हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी वो आएगी 1.0%, उसके लिए जो मैथ्स के लिए निकली, और 6.0% जो हमारे पास लेंथ के लिए निकली। ये टोटल परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगी 7%। तो टोटल जो बेस्ट एस्टिमेट का आंसर आया था अगर हम उसको चेक करें तो बेस्ट एस्टिमेट हमारे पास जो आएगा वो बेस्ट एस्टिमेट हमारे पास क्या होगा बेस्ट एस्टिमेट क्या आया था यहाँ पर 7.8, ठीक है। और टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आई है 7.0%। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, ऑप्शन बी हमारा होगा करेक्ट। इसमें होप सो आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत सिंपल है, देखें ना, क्वेश्चन नंबर 3 ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, अब इसको कंपनसेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो टाइम उसका एक्स्ट्रा गया है। तो द टाइम पीरियड टी ऑफ अ पेंडुलम इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू 2π√L/g, √L/g, यही फार्मूला पड़ा हुआ है ना। तो n क्या है फिर 1/2, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, तो n हमारे पास C 1/2 ठीक होगा, ठीक है जी। ये देखें इसने एक क्या आधे मिनट से भी कम टाइम लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत थोड़े से टाइम में हो जाएगा। रेडियो वेव्स कैन बी यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द प्लैनेट जुपिटर। अ पल्स ऑफ रेडियो वेव्स इज इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ से इमिट हुई है, एंड द पल्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द जुपिटर, अब वो जुपिटर से रिफ्लेक्ट बैक हुई है, एंड इज डिटेक्टेड अगेन ऑन अर्थ, और वो दोबारा डिटेक्ट हुई है, यानी कि यहाँ से जा रही है लेट्स सपोज, और वो वहाँ से टकराने के बाद दोबारा वापस आ रही है। समझ आ रही है बात की। अब यहाँ जाते हुए उसने क्या किया, और आते हुए टोटल टाइम बिटवीन एमिटिंग एंड रिसीविंग, जो टोटल टाइम लिया उसने टी, वो टी जाने का और आने का टाइम है, ठीक है, जाने का और आने का टाइम है, ये याद रखिएगा। ये ए पॉइंट है लेट्स सपोज, ये बी पॉइंट है, ये आप इसको चलें ए बी ना कहें बल्कि इसको ई कह देते हैं अर्थ, और इसको हम कह देते हैं जुपिटर जी, और इसको अगेन अर्थ कह देते हैं। अर्थ से गया दोबारा वापस आया, तो टोटल टाइम जो था t इज इक्वल टू 3960, यानी कि एक पूरे राउंड ट्रिप के लिए उसके पास जो टाइम था वो 3960 था। तो अब क्वेश्चन क्या, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड जुपिटर, तो अब डिस्टेंस जो है अर्थ और जुपिटर का वो कितना होगा। जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हम नोट कर लें कि याद रखिएगा फार्मूला क्या होता है, आपको पता है डिस्टेंस का फार्मूला, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है, देख लें, या डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू, सेम यही केसेस हमारे पास पेपर में भी होते हैं कि जब आप सोच भी रहे होते हैं, जेन में चल रहा होता है सब कुछ। अब लाजमी सी बात है क्वेश्चन की डिटेल भी जेन में चल रही है, क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे हैं, टाइम भी शॉर्ट है, सारी स्ट्रेसेस भी चल रही हैं, तो उस वक्त इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ, डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई की जगह पर डिवीजन आ रही होती है, तो वहाँ पर आपने बहुत कोशिश करनी है कि अपने आप को कूल एंड काम रखना है, ठीक है जी। और ऐसा ना हो कि आप वहाँ पर जब जाते हैं, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को लाजमी तौर पर ये कहता हूँ, आपको भी ये मशवरा दूंगा कि आप लाजमी तौर पर कोई ऐसी चीज़ लेके जाएं, मींस लाजमी ये नहीं है कि हर वक्त ही उसी में लगे रहें। मैं तो स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप बॉटल अगर लेके जा रहे हैं या फिर कोई एक टॉफ़ी वगैरह जो आपको ग्लूकोज लेवल को मेनटेन रखे, ये नहीं है कि हर वक्त ही खाते रहें वहाँ बैठ के पेपर का टाइम वेस्ट करें, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम जो है लाजमी आप उसको लिए एक आधा मिनट ले दें, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, उसको खाएं और लंबे लंबे सांस लें ताकि आप जो है वो रिलैक्स हों। इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपने स्ट्रेस नहीं लेनी ताकि पेपर आपका जो है अच्छा हो। अब यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारे पास है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट से हो जाएगा 3.0 या 2.99 ले लेते हैं आप, 10⁻⁸, और यहाँ पर आप पुट करेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2.9, मैं 3.0 ले रहा हूँ, ठीक है जी, 10⁸ मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई, अब आ जाता है
टाइम का क्वेश्चन कि टाइम कितना लेंगे, टाइम 3960 लेंगे, नहीं भाई ये तो जाने और आने दोनों का है, तो हम इसको हाफ कर लेंगे। तो जो टाइम होगा टी डैश इसके लिए हम लेंगे 3960 डिवाइडेड बाई 2। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1980। तो 1980, तो अब ये जो आंसर बन रहा है 5.94 10⁻11। ठीक है, तो ये आंसर ए हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 की जब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखें तो हमारे पास गिवन है, आप नोट करें, तो वो कहता है ग्राफ शोज द वेरिएशन विद टाइम ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ अ कार, यानी कि उसने ग्राफ दे दिया वेलोसिटी टाइम। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट ट्राइंगल जो है वो 0 से 2, 2 से 6, 6 से 10, एक पहली ट्राइंगल है, फिर रेक्टेंगल है और फिर ट्राइंगल है। अब आपको पता है इसका कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आप, अगर हम इसका एरिया फाइंड करते हैं, एरिया किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, डिस्टेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। स्लोप फाइंड करेंगे तो वो किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, वो इन्फॉर्मेशन देगा एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, ऐसा ही है जी। अब क्वेश्चन ये है कि आप क्या करते हैं, पहले इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, और क्वेश्चन उसने बताया हुआ है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। अब देखें, अगर नोट करें तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अब पहली चीज़ हमारे पास आ जाती है, द कार एक्सेलरेट फॉर 2 सेकेंड देन स्टॉप फॉर 4 सेकेंड एंड, अब क्या वो स्टॉप हुई है, क्वेश्चन में देखें कहीं स्टॉप हुई नज़र आ रही है। भाई स्टॉप हुई, वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड के साथ यहाँ चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, स्टॉप नहीं हुई। पहला एक को तो काट देना, ये तो चले फजूल है। द कार एक्सेलरेट एट 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 सेकेंड। अच्छा जी, 2 सेकंड के लिए एक्सेलरेट हुई है, चलें ये पहले केस में देख लें एक्सेलरेट हुई है या नहीं। कैसे एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड कर लेंगे, ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो 2 - 0 डिवाइडेड बाय आपके पास जो सिचुएशन उसकी बनेगी, यानी कि 12 - 0। तो यहाँ आप देखें ज़रा, तो कितनी उसकी स्पीड बनती है, 12 - 0/2, तो ये तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनता है ना। तो ये तो बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। फिर आते सी ऑप्शन। सी ऑप्शन की बात करते हैं तो उसने कहा हुआ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए तो मुझे एरिया का बताना ज़रूरी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड 36 मीटर, 36 मीटर इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। ठीक है जी, तो पहले 4 सेकंड में अगर आप नोट करें तो पहले तो देखें कि कौन कौन सी शेप बन रही है, कैसे उसका फाइंड करेंगे। तो भाई पहले 2 सेकंड में जो बन रही है वो ट्राइंगल है। ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या फार्मूला होता है, हाफ इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ कितनी है आपके पास 2 - 0, हाफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है 2, 2 - 0 हो गया। समझ आ गई ना, यहाँ पर 2 - 0 2 हो गया। विड्थ कितनी होगी 12 - 0 12। तो आंसर कितना आ गया 2 2 से कैंसिल, तो एरिया इसका क्या आ गया 12। समझ आ गई। अब अगले आगे क्या है, आगे है 4। पहले 4 सेकंड में देखना था ना, तो इसको यूं कर लें, ये लें जी 4 सेकंड में। तो आगे क्या बन रही है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या होता है, ये तो एरिया है ट्राइंगल का, मैं टी लिख रहा हूँ, टी फॉर ट्राइंगल। और रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ या विड्थ, एक ही बात है। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। तो लेंथ कितनी है 4 - 2 करें ज़रा, कितनी होती है 2, और ये कितना है हमारे पास टोटल, यार बताओ ना, ये कितना है 4 - 2 हमने कर दिया 2, ये तो होगी ना ये वाली चीज़ डिस्टेंस, और विड्थ कितनी होगी हमारे पास 12। ठीक है, तो ये कितना आंसर आ गया 24। तो अब टोटल जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो पहले 4 सेकंड में वो कितना है, वो हमारे पास आ जाएगा 24 + 12। कितना आएगा 24 + 12, ले जी आंसर मिल नहीं गया हमें फिर, तो ये तो 36 आ गया। तो 36 डिस्टेंस, ये ऑप्शन ए जो है, सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, इसमें कोई कन्फ्यूजन, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, डी की तरफ हम नहीं जाते। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं जी। अ सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड इन अ वैक्यूम व्हेन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 60 मीटर पर सेकेंड। स्पीड गिवन है। ठीक है, जैसे जैसे आप रीड कर रहे होते हैं तो साथ साथ उसको डाटा को नोट करते हैं। एन एडिशनल कांस्टेंट फोर्स F = 50 न्यूटन सडनली स्टार्ट टू एक्ट वर्टिकली अपवर्ड ऑन द ऑब्जेक्ट।
व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 सेकेंड आफ्टर द एडिशनल फोर्स स्टार्ट टू एक्ट। ठीक है,